पुनः मैं आप लोग के बीच में हूँ और यह जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जो भारत का है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे सभी देशों का अपना अपना होता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बात ही अलग है। यही हमारी प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम संवत 2006 विक्रमी कोयदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यही है पुस्तक के रूप में जो हम संविधान को देख रहे हैं और लगातार यह कहा जाता है कि इस संविधान के तहत ही इस देश का संचालन किया जाता है। यही है हमारे भारत का संविधान। बहुत फुर्सत से 2 साल 11 महीने 18 दिन में इतनी मोटी सी किताब लिखी गई। अब तो बहुत सारे स्ट्रक्चरों में पुस्तकें आ गई हैं भारत के संविधान की, लेकिन क्या हमारा देश, हमारे संसद में बैठे हुए लोग इन बातों के लिए अब तक भी तैयार हो पाए हैं कि वो संविधान को मान ले? आम आदमी से तो मनवा लिया जाता है, लेकिन क्या संसद में बैठे हुए सत्ताधारियों के द्वारा क्या भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसको लागू कर पाना, उसे समझ पाना, या वो खुद में इसको ले पाते हैं, क्या आत्मसात कर पा रहे हैं क्या भारत के संसद में जो बैठे हुए विधायक, सांसद, विधान परिषद के सदस्य एवं राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इन लोगों के द्वारा क्या भारत का संविधान अंगीकृत अब तक किया गया है? मुझे तो भारत के ऐसे कोई भी सांसद, विधायक नज़र नहीं आ रहे हैं जिन्हें भारत के संविधान में आस्था भी हो, भले ही वो संसद के सदस्य हैं। इवन देखिए, हमेशा सवाल यह उठता है कि हम सवाल क्यों कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं। सवाल हमेशा सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ ही हो सकता है। विपक्ष काबिल है नाकाबिल है, इस पे सवाल उठाना शायद एक लोकतांत्रिक मजबूती का पक्ष है, मगर जिस तरीके से सत्ता का मद चल रहा है, उस मद में क्या हम मान सकते हैं कि सत्ता में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है और उसका व्यू हमारे
आम आदमी के अंदर आनी चाहिए, संसद में बैठे हुए लोगों के प्रति आनी चाहिए। अभी रामायण कोरोना में हम लोग के लिए या पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन के आई, जो पहले से निर्मित है। आप सभी लोग, हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले भी रामायण देखी है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोग रामायण को हमेशा देखते रहे हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है रावण का, जब वह अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए श्री राम के साथ जाता है, तो वह रावण भगवान भोलेनाथ के सामने आकर एक संवाद करता है। वह संवाद यह रहता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो उसका सत्ता का अहंकार है वह स्वयं से उसने पाया है। अपनी ताकतों के बल पे, उसने अपनी इच्छा शक्ति के बल पे उस सत्ता को पाया है। एक साधारण सा मनुष्य रावण बनता है, उसके पीछे उसके कर्म है जो भगवान को जमीन पे उतारते हैं, वरदान लेते हैं और पूरी ब्रह्मांड का मालिक बनता है। तो रावण तो वह बहुत अच्छा संवाद करता है कि यह जीने का मेरा पूरा हक है। जिस सत्ता का मद मेरे अंदर है, जो हमने प्राप्त किया है, वह मेरा है। और ये बहुत समझने वाली बात है कि ये क्या गुरूर है रावण में, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य होकर एक इतने बड़े पद पे जाता है, इतना बड़ा राजा बनता है, लंका नगरी का निर्माण करता है। उसके पास कौन सी फैसिलिटी नहीं, वह जानते हुए भी कि मेरा अंत आ चुका है, फिर भी वह स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, अभिमान के साथ जीता है। और वो कहता है कि यही गुरूर मेरी ताकत है, क्योंकि मैंने स्वयं से पाया है। यह रामायण का अंतिम चरण का यह सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है, जो मेरे हिसाब से, कि सत्ता के मद पे जो बैठेगा, जो शून्य से बैठेगा उस सत्ता के सर्वोच्च पदों पे, वह रावण ही हो सकता है। और रावण जिया और मरा भी तो उसी सत्ता के मद में, अपनी ताकत के बलबूते पे, जिसके बल पे उस रावण ने भगवान शंकर तक की सारी शक्तियों को प्राप्त किया, उन्हें उठा करके कैलाश से लेकर घुमा। तो यह रावण की शक्ति थी। रावण का संवाद बहुत ही मायनों में आज जो भारत की राजनीति और भारत के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए सत्ताधारी देश के महान बादशाह कहे जाएं, जिस तरीके से मैं रावण के परिप्रेक्ष्य को, रामायण को मैंने अभी फिर से पुनः, क्योंकि रामायण एक ऐसी चीज़ है जो लगातार जितनी बार आप देखेंगे उतना नया लगता है और उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अगर आपको सीखना है तो रामायण महाभारत से अच्छी चीज़ कोई नहीं है जहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे और रावण के नाम पे कब तक हम रावण का बचाव करते रहेंगे? रावण के मरने के बाद भी एक उसके हृदय से निकलता है एक द्वीप और भगवान श्री राम के हृदय में जाके बसता है, क्योंकि रावण को भी पता था और राम को भी पता था। तो क्या हम इसी परिप्रेक्ष्य में देख ले कि आज की राजनीति जो सत्ताधारियों की है, भोगियों की कही जाए, तो क्या इसी परिप्रेक्ष्य में है?
हमने पूरा स्ट्रक्चर एक छोटा सा इस वीडियो के ऊपर डाला है कि किस तरीके से सत्ता भोगियों के द्वारा यह एडॉप्ट किया गया है कोरोना वायरस, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने पिछले अनाउंसमेंट में बड़ी बड़ी बातें की। अगर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से झूठ बोल लेते हैं, उन्होंने कहा कि सबकी स्कैनिंग हुई, फलान ठिकाना अगरम अगरम सारी चीज़ें हुई, अगर हुई तो किस आधार पे भारत में कोरोना वायरस आ गया। आज पूरा भारत लॉकडाउन में है। हम लगातार कुछ कवियों को भी सुनते रहते हैं, तो एक कवि संपत सरल हैं जो एक किसी काव्य सम्मेलन में बोलते हैं। उन्होंने भी किसी का उदाहरण लेकर के बोला है कि जब बोलने वाले को और सुनने वालों को यह पता हो कि यह झूठ है तो उसे पाप नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बोलते हैं तो उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और जनता को भी पता है क्या बोल रहा हूं। दो तीन दिनों से मैं कुछ काम में व्यस्त था, लेकिन व्यस्तता इतनी नहीं थी कि मैं संवाद करने नहीं आ सकता था। लेकिन मैं यही देख रहा था कि कुछ और खास बातों पे जहाँ भी जो सपोर्ट हो सके वो किया जाए, और जैसे भी हो उन चीज़ों पे सरकार के नियमावली के अनुसार काम हो, क्योंकि जब तक यह संविधान है तब तक तो इसको मानूंगा। भले ही संविधान में लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते इस संविधान में तब तक आस्था है जब तक यह संविधान है। ये टूटे फूटे स्थिति में हो या विकलांग कंडीशन में है, लेकिन ये संविधान है तो उसी को मानना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं बेसिकली संविधान में बहुत ज़्यादा आस्था नहीं रखता हूँ, फिर भी क्योंकि यह मैं भारत में हूँ, मैं पूर्ण रूपेण इस संविधान के तहत चलने का प्रयास करता हूँ और संविधान के पूर्ण बदलाव की मांग मैं हमेशा करता हूँ, लिखता भी हूँ। यह इतना सुंदर संविधान है कि जिस भारत को बनाने में बिहारियों ने पूरी शक्ति लगा दी, पूरे भारत निर्माण में भारत का ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जहां पे बिहारी न हो, और बिहारी उस शहर में रहकर करोड़पति न हो, यह असंभव है। वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी बिहारी ही सबसे ज्यादा होंगे। यह खूबसूरती है बिहारियों की कि बिहार में रोजगार न होने के बावजूद पूरे भारत को बनाने में अपनी पूरी ताकत दी है। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के, पत्नी को लेकर के पूरे भारत में जगह जगह कोने कोने पहुंचकर पूरे भारत को मदद किया है, सहयोग किया है। आज वही बिहारी उसी जगहों पे जिनका निर्माण उन्होंने किया है, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, विदेशी टूरिस्ट आते हैं हमारे देश में घूमने, जिस दिल्ली को देखने के लिए, जिस नोएडा को देखने के लिए, जिस गुड़गांव को देखने के लिए, जिस चेन्नई और बेंगलोर को, पूना को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, जो गुजरात के दमन, सिलवासा और अहमदाबाद, वापी जैसे जगहों को देखने जाते हैं, कोलकाता जैसे देश को शहरों को देखने जाते हैं, उन सब का निर्माता इस देश के सभी एक एक लोगों से कहीं ज्यादा इन बिहारियों का है। 130 करोड़ आबादी वाली भारत का 50% से ज्यादा निर्माण की भूमिका बिहारियों ने, सिर्फ 12 करोड़ जो आज हैं उनकी भूमिका है। बहुत सारे लोग जो बाहर के होंगे, बिहार के बाहर के, उनको यह बात सुन करके थोड़ा बौखलाहट होगी, लेकिन अंतर मन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो खा रहे हैं ना, उस
निवाले को धरती माता का सीना चीर कर उसमें बीज डालकर काट कर फसलों के रूप में आपको भोजन के रूप में बनाने का काम इन्हीं बिहारियों ने किया है। बड़ी बड़ी इमारतों में रहने का जो ख्वाब आप देखते हैं उन बिहारियों की देन है। लेकिन उन शहरों ने आज उस बिहारियों को कहीं का नहीं रखा। जिस बिहारी के दम पे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, आजकल नित्यानंद राय जैसे लोग, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सत्ता सुख ले रहे हैं, इन लोगों में कहीं भी इतनी सी शर्म बाकी नहीं है कि वह अपने बिहार वासियों के सम्मान के साथ खड़ा रहे। लाखों बिहारी पैदल पूरे दुनिया से यहाँ पे आकर के अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पैदल आकर बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन के लिए अब क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल लाखों बिहारी लाखों डंडे खाकर आज बिहार पहुंचे हैं। आज भी लाखों बिहारी कहीं न कहीं फंसे हैं, रोड पे, सड़कों पे, कहीं फांसी लगा रहे हैं, कभी मर रहे हैं, भूखे प्यासे, हर तरीके से वो त्रस्त हैं। लेकिन आज की सुर्खी आप देखेंगे तो एक विधायक अपने बेटे को लाने के लिए कोटा तक चला जाता है, वो उसको अनुमति मिल जाती है और वो चला जाता है और लेके अपने बेटे को आता है। लेकिन आज मेरे पास इतने डाटा कलेक्शन हो गए हैं समस्याओं की, मैं बात करता हूं डीएम एसपी, इतने वर्स्ट कंडीशन में सिस्टम पूरा चल रहा है कि जिन नेताओं का नंबर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मोबाइल में फीड है, जिन दलालों का फीड है, उसी के फोन उठाते हैं। लगभग की स्थिति है। हॉस्पिटलों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। आज कोरोना के कारण मामूली किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है हमारे हॉस्पिटलों में। क्या कोरोना की जगह अन्य बीमारियों से लोग मर जाएं, जिनका आपके ही वेबसाइटों पे बहुत जगह मैंने देखा है कि इतने दिन में इस चीज का सुई लगना चाहिए, इतने दिन में इस चीज का सुई लगना चाहिए, इतने दिन में ये मेडिसिन खाना चाहिए। कहां है सिस्टम? एक विधायक जो आम जनता के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए, इस संविधान का देन है, यह नमूना संविधान है। बहुत मिर्ची लगेगी लोगों को, यह नमूना संविधान है कि तुम जैसे लोग भीख मांगते फिरोगे। लोग, राजनेता बैठे हुए, संसद में बैठे हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जैसे लोग यह बोलते हैं कि हम जनता के प्रति जिम्मेवार है, लोकतंत्र है, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया शासन है। बिल्कुल नहीं है। यह भारत का संविधान और भारत के प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद जनता के प्रति कहीं जिम्मेवार नहीं है। इनकी कोई भी जिम्मेवारी किसी भी तरीके से आपके प्रति नहीं है, यह संविधान कहता है। कोई भी संविधान का ज्ञाता जो बैठा हो, सुभाष कश्यप तक, यह बता दे कि ये प्रधानमंत्री आपके प्रति जिम्मेवार है। एक विधायक आपके प्रति जिम्मेवार है, वो नहीं है आपके प्रति जिम्मेवार। आप उसके लिए मात्र एक मोहरा है, आप एक, और आपको वो दलाल समझता है, क्योंकि यह संविधान ने अधिकार दिया है। आज डंडे बरसा रहे हैं किन पे? एक साधारण परिवार का मंथली खर्च बहुत कम खर्च होगा
तो राशन पानी बिजली लेकर इंटरनेट मोबाइल का खर्च लेकर के महीने का 4-5 लोगों के परिवार का मिनिमम खर्च, बहुत बहुत कम खर्च होगा तो 10,000 रुपये है। नरेंद्र मोदी फेंको मत, हर बंदे के, हर परिवार के वैसे लोगों के खाते में 10,000 रुपया तुम भेज दो। 1,000 रुपया लॉलीपॉप दे रहे हैं। अरे इतना कमा के जो हमने दिया तुम्हें वो कहाँ गया? आज भी तुम्हारे चेहरे पे मायूसी तो नहीं दिखती है। भाजपा का विधायक है, वह अपने बच्चे को लाने के लिए कोटा पहुंच जाता है क्योंकि नीतीश कुमार जी को सत्ता चलानी है। एक साधारण आदमी डीएम से बात करने के लिए बेचैन है, वो कॉल सेंटर खोल दिया है। कॉल सेंटर बताएगा कि डीएम साहब किस किस प्रक्रियाओं के तहत आप कहां जा सकते हैं। एसडीओ साहब को पता नहीं है, एसडीओ को पावर नहीं है, एसपी को पावर नहीं है कहीं जाने ले जाने के लिए, आपको डीएम साहब बताएंगे। और डीएम साहब ने क्या किया है? कॉल सेंटर खोला है। कॉल सेंटर में बैठे हुए लोग 2-4-5 नंबर आपको दे देते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैं कितने लोगों के लिए मदद के लिए बात किया। मुजफ्फरपुर का हॉस्पिटल प्राइवेट या सामाजिक संस्थानों द्वारा खोला गया हॉस्पिटल कब्जा कर लिया। आज वैशाली जिला के लगभग कुछ जो प्राइवेट हॉस्पिटल या सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाई गई जगह हॉस्पिटल है, उस पर कब्जा कर लिया है डीएम ने। अरे आपकी जो व्यवस्था है उसमें क्या दिक्कत है? आपने क्यों नहीं खड़ा किया है? सारे सांसद हाजीपुर के रामविलास 5 दशक तक लगभग सांसद रहे। नित्यानंद राय 2 दशक तक यहाँ का विधायक रहा। अरे कहाँ गया तुम लोग? सांसद हो, सब कुछ हो, केंद्रीय मंत्री बन गए। हर परिस्थिति में आम जनता, क्योंकि आपके लिए वो ये राजनेता, सत्ताधारी दल या सीधे कहें कि संसद तक आपके प्रति जिम्मेवार नहीं है। इस देश का बड़े से बड़ा कानूनविद, संविधान का ज्ञाता मुझे बता दे कि संसद और संसद में बैठे हुए राष्ट्रपति तक आप आम जनता के प्रति जिम्मेवार है? नहीं, वो अपने सत्ता भोग और सुख भोग के लिए वो बैठे हैं और वहीं बैठे रहेंगे। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। एक साधारण कुत्ता काटने का मेडिसिन के लिए मैं लगभग 20-22 दिन से बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य यह है कि मंगल पांडे का स्टेटमेंट अब भी पेपर में छप रहा है, और हर्षवर्धन का, जो इस देश का सबसे बड़ा माफिया है स्वास्थ्य विभाग। इस देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का बयान अब भी पेपरों में छप रहा है, जो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार बिहार में बैठे हुए हैं और सत्ता बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहे। 500,000 रुपए देकर के टहला देना चाह रहे हैं। अरे 500 रुपए में नरेंद्र मोदी तुम अपना घर का खर्चा चला लो महीने भर का, देखता हूं मैं। भोग रहे हो, सत्ता भोग रहे हो आम आदमी के पैसे से, अथाह पैसा, अथाह संपत्ति, पूरे भारत के सेट को लेकर के यह फॉर्मेशन की गई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा की सत्ता भोगे लोग बहुत अच्छे से भोगे। 5500 लोगों को एक बहुत बड़ा तंबू दे दिया गया है, पूरे भारत को बेच करके खा जाओ। आम आदमी तरस है भोजन के लिए, पानी के लिए, सभी चीज के लिए, और गुंडों की तरीके से अंग्रेजी हुकूमत की विधि से आप लॉकडाउन करके और लोगों को डंडे खिलवा रहे हो। अरे तुम पहुंचा दो ना हर घर में अनाज, हर घर में मोबाइल का खर्चा, सब कुछ तुम भेजवा दो। किसी को कोई पड़ी नहीं है भाई घर से बाहर निकलने की। तुम हर दिन सब्जी भेजवा दो, सप्ताह में ही तो सब्जी 5 किलो खरीद के भेज दो हर घर में, और सब्जी उपजा लो तुम नेता। 5500 जो लोग हो संसद में बैठे हुए, किसान को छोड़ दो। किसान तुम्हारे लिए जिम्मेवार है क्या बैठा हुआ?
खून पसीना अपना बहाया और तुम उसको 1,000 रुपये पे, जहां पे 3,000 रुपया रेट मिलना चाहिए उसको 1,000 रुपये में खरीदवा रहे हो अपने दलालों के माध्यम से। बड़े बड़े समर्थक मूल्य और सार्थक मूल्य फलान ठेकान क्या क्या बोलते हो, समझ में नहीं आता है। अरे किसको मिला है समर्थक मूल्य भाई? लॉकडाउन है, क्यों सामाजिक संस्थानों को आपने एक्टिव कर दिया? क्यों क्यों एनजीओ काम कर रही है आज? क्यों पैसा दे रहे हो एनजीओ को? और सामाजिक कार्यकर्ता जिनको विधायक सांसद बनने का ख्वाब है, जिनको नशा पकड़ा है कि मैं समाज सेवा करूंगा, आज कहीं से आटा चावल दाल मांग करके अपने पॉकेट से विधायक सांसद बनने के लिए, सामाजिक रूप से मदद करने के लिए है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं अपने पड़ोसी को भूखे। क्यों आपने एक सिस्टम नहीं बनाया कि क्या वो कोरोना को फैलाएंगे नहीं? जो आटा चावल दाल बांट रहे हैं, क्या एक छोटा सा मास्क पहने 2 घंटे का जो मास्क है वो 200 साल चलेगा? और उस मास्क को पहन करके लोग आटा चावल दाल बांट रहे हैं, और क्या कोरोना नहीं फैलेगा उसके माध्यम से? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं। आपने व्यवस्था नहीं बनने दी और डरा के रखा हुआ है। अमीर के बच्चे आज भी कोटा से बिहार पहुंच जाते हैं, और गरीब के बच्चों के लिए परमिशन लेने के लिए सोचना पड़ेगा। वो डीएम तक पहुंचेगा ही नहीं और ना उसको परमिशन मिलेगा, और जो बाहर निकल जाएगा वो लाठी खा के जाएगा, उस पर केस हो जाएगा, मुकदमे हो जाएंगे। यहाँ के एक डीजीपी हैं, भाषण देते आते हैं। डीजीपी को आज सोचना चाहिए ना कि किस आधार पे आपने परमिशन दे दिया उसको। एक विधायक का बेटा और उसको तकलीफ वहां हो रही थी तो डीजीपी ने परमिशन दे दिया, और किस आधार पे दे दिया? उनके पुलिस ने उस विधायक का पिछवाड़ा क्यों नहीं तोड़ा? कैसे उसकी गाड़ी चली गई आउट ऑफ बिहार? और बिहार से राजस्थान कोटा जाने में कितने राज्य का दौरा कर लिया उसने, और बहुत इजी गोइंग वो चला गया और आ भी गया बगैर डंडे खाए हुए, क्योंकि वो भाजपा का स्टिकर लगा के, नरेंद्र मोदी का स्टिकर लगा के गया होगा, विधायक बजाते एक बोर्ड लगा होगा और वो चला गया। वो सबसे बड़ा टैग हो गया उसका, नरेंद्र मोदी का फोटो लगा दिया। आज समझ में आ रहा होगा कि मैंने रावण का अहंकार वाला जो स्टेटमेंट है क्यों दिया है। यही है मुझे जहां तक समझ में आया। आज वर्तमान परिस्थिति में रावण का अंतिम संवाद भगवान महादेव के साथ जो हुआ वह बहुत ही यथार्थ, और हर एक लंका का दहन करने के लिए एक सामान्य पुरुष राम के रूप में आता है। यह घमंड यह भी टूटेगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यह घमंड भी टूटेगा। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी को इस परिस्थिति में परेशान किया जा रहा है, इतने लाख करोड़ रुपए चंदा आ गए कि कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो बहुत आराम से 25,000 रुपया हर परिवार को इजीली 2-3 महीने दिया जा सकता है। हर व्यक्ति नहीं, 1.25 लाख घर है, 130 करोड़ आबादी है, तो उसको 4 से ही मात्र डिवाइड कर दे तो जो संख्या आती है लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास परिवार आएगा। हर परिवार को 3 महीने 4 महीने 25,000 रुपये देने लायक पैसा जमा कर लिया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, लेकिन दिया क्या जा रहा है? 1,000 रुपये। यह वक्त आएगा, इस बात को आप नोट कर लें कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में 2-4-5 हजार रुपये सबके खाते में जाएंगे और विधानसभा चुनाव होगा। और भौंकने वाले जो अभी भी कुत्तों की तरह फेसबुक पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो भौंकेंगे भाजपा के दलाल। हर एक राजनीतिक पार्टी के लोग भौंकेंगे,
लेकिन भाजपा के कुत्ते भौंकने का जो आदत है वो भौंकेगा फिर अभी, लेकिन अभी पड़ोसी को जाकर के वो देखने का काम अभी भी नहीं कर रहा है। तो इन परिस्थितियों को हमें समझना है कि किस परिस्थिति में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर जा रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना आम आदमी तक पहुंच पा रहा है। किसानों के बारे में कह दिया गया कि अभी जस्ट कल के पेपर में था कि बिहार गरीब कल्याण पैकेज से बिहार के लाभार्थी को मिला 2635 करोड़। और यह बयान नित्यानंद राय जी का है। किसानों को 7,47,00,000 करोड़ जो किसान हैं उनके खातों में लगभग 1500 करोड़ रुपए चले गए, जबकि वेबसाइट पे कुछ और ही आंकड़ा कहा जाता है। भारत सरकार की आप वेबसाइट को जाकर के देखेंगे, किसान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से आप देख पाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो कहा जा रहा है 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आप जाकर के देख लें कहाँ 1500 करोड़ रुपया दिया गया है, सॉरी 15,000 करोड़। नेताओं के बयान और उनके वेबसाइट पे दिए गए बयान मैच नहीं करते हैं, क्योंकि वहां सरकार के सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी साइन करके देते हैं और यहां बोलने में तो जाता नहीं है, क्योंकि झूठ की इमारत जो तैयार की गई है और झूठ के तहत ही फलेगा। जड़ ही झूठ से नींव रखी गई है, तो उनके जब नरेंद्र मोदी ही झूठ बोलते हैं तो उनके चट्टे बट्टे जो केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री, वो झूठ ही बोलेंगे। सच क्यों बोलेगा वो? जब उनके आका ही झूठ बोलते हैं तो नीचे जो बैठे वो झूठ ही बोलेगा, उसको सच बोलने से क्या मतलब है। खैर, बस इतना ही है कि आज की परिस्थिति में सरकार ने आम आदमी को और खासकर बिहारियों को नरेंद्र मोदी से लेकर के बिहार के सत्ता में बैठे हुए नीतीश कुमार तक और बिहार के प्रमुख नेताओं में, जैसे अभी नए नए में चिराग पासवान उभरे हैं, तेजस्वी तेज प्रताप, रामविलास लालू फलान, उपेंद्र कुशवाहा, बहुत सारे लोग हैं जो सब एक दूसरे के साथ सत्ते में हमेशा रहे। लगभग 30 साल से मैं देख रहा हूं, ये सब एक दूसरे के साथ सत्ता में सुख भोग रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ आज कटाक्ष में है, कोई तो कोई इधर है तो कोई उधर है, लेकिन सत्ता भोग यही परिवार कुछ रहा है। अब जितनी भी बातें हो, आम आदमी को लाठी पड़ रही है, वो लाठी के लायक ही है, क्योंकि आपने भरोसा एक आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेताओं पे किया। लाखों करोड़ों अरबों करोड़ रुपया जमा करके भी आपको इस आपातकाल स्थिति में आपको 1000 और 500 दे करके आपको लॉलीपॉप दे रहा है। किसान को मूल्य नहीं मिलेगा और बस दलालों के माध्यम से गुमराह करके बैठा हुआ है। मैं कितने चीजों का बात करूं, लगभग 3000 से ऊपर आवेदन मेरे पास आ चुके हैं कि ये समस्या है। मैं लगातार सबसे बात करता हूं, अधिकारी पदाधिकारी, और लगभग देश के हर एक कोना, लगभग 100 से ज्यादा डीएम से मैं पूरे देश में बात कर चुका हूं। एक दो ने फोन उठाया नहीं तो सबने ठेकेदारी पे कॉल सेंटर खोल दिया है, सबके ठेकेदारी में चला जाता है फोन। जब इन निकम्मों को कोई काम नहीं है और नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम एसडीओ को, उनके नीचे अधीनस्थ पदाधिकारियों के पास फोन ट्रांसफर करो कि कम से कम एक जिम्मेवार व्यक्ति से तो हम बात करें। कॉल सेंटर बताएगा क्या करना है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश के सिस्टम को वर्स्ट करने में भारत के प्रधानमंत्री ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और यह दुर्भाग्य आगे चल करके आने वाले समय में आपके पड़ोस में बैठे हुए भाजपा के दलाल कभी नहीं करेंगे।
यह दुर्भाग्य है कि आज फिर थोड़ी देर के बाद हिंदू मुस्लिम की पार्टी चलने लगेगी, फिर भाजपा का विधायक गायब हो जाएगा। जो भी हिंदू मुस्लिम की जो बात हो रही है वो ज्यादा फैला रहे हैं। अरे तो फैला रहे हैं तो उनको ला क्यों रहे हो और उनको पाल क्यों रहे हो भाई? आप कानूनी व्यवस्था लागू कराने सब में विफल हैं, यह आप खुद मानिए। गरीब बिहारियों पे लाठीचार्ज करना बंद करिए। यह बहुत ही घटिया एवं संविधान के अनुसार ही कहेंगे, असंवैधानिक नहीं कहेंगे, क्योंकि संविधान ने आपको दिया है कि आप चूसो जनता का और सत्ता सुख भोगो। आप ड्रामा करते हो, साथ दिया। नोटबंदी में मरा कौन? गरीब आदमी। जीएसटी में मरा कौन? नॉर्मल व्यापारी। हर तरीके की चीजों में आम आदमी मर रहा है। आपके पोषित जो संप्रदाय हैं उनको कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।